बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज़ है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर निगरान हुकूमत ना ला सके, पार्लिमानी कमेटी तश्कील मगर कामयाबी की तवक्को कम है। खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध के निगरान वज़ीर आला पर इत्तिफाक, मगर नाक़िद कहते हैं कि मुकमुका है, अल्लाह ही जाने। कराची की नई हल्का बंदियों की ख्वाहिश जमात इस्लामी के गले पड़ गई। यूं न था, मैंने फकत चाहा था कि यूं हो जाए। सुनामी उठने मचलने बिफरने को तैयार, लैपटॉप और मेट्रो बस भी बेनयाम। तहरीक इंसाफ का मुस्लिम लीग नून से कांटे का मुकाबला पंजाब में होगा। निगरान हुकूमत अगर कानून पर चली तो परवेज मुशर्रफ एयरपोर्ट से सीधा जेल जाएंगे। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की नाकामी का अंदेशा गालिब आ चुका है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पिछले 24 घंटों में 2 बार मिल चुके हैं, लेकिन निगरान हुकूमत के लिए अपोजिशन लीडर के दिए हुए नाम कड़वी गोली की तरह कड़वे ही रहे, ना उगले जा रहे हैं और ना निकले। वही हाल अपोजिशन का है। वज़ीर आज़म की तरफ से दिए जाने वाले नामों में उन्हें कीड़े पड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन यह तय है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए आसमान से कोई फरिश्ता तो उतरने से रहा। हुकूमत और अपोजिशन को इसी जमीन और पाकिस्तान की हुदूद से ही किसी ना किसी को निगरान हुकूमत का सरबराह बनाना पड़ेगा। यूं लग रहा है कि बचने वाले 2 घंटे भी रायगां ही जाएंगे। इसीलिए अपोजिशन और हुकूमत ने अगले मरहले के लिए पार्लिमानी कमेटी के नाम दे भी दिए हैं। हुकूमत की तरफ से सामने आने वाले नामों में 2 नाम पीपल्स पार्टी से हैं, जिनमें खुर्शीद शाह और फारूक एच नाइक। ANP की तरफ से गुलाम अहमद बिलोर और मुस्लिम लीग काफ के चौधरी शुजात हुसैन शामिल हैं। अपोजिशन ने चारों के चारों नाम अपनी ही जमात से ताल्लुक रखने वाले अरकान के दिए हैं। इनमें सरदार मेहताब अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक, सेनेटर परवेज रशीद और सरदार याकूब नासिर शामिल हैं। ताहम मुस्लिम लीग नून ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए MQM के अलावा बाकी अपोजिशन जमातों से मुशावरत जरूर की थी। ये और बात कि मौलाना फजलुर रहमान को मुस्लिम लीग नून इस मामले में ज्यादा देर हमनवा न रख सकी, लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर ये मार्का सरंजाम ना दे सके तो फिर पार्लिमानी कमेटी कौन सा तीर चला लेगी। यूं लग रहा है कि बिलाखिर निगरान वज़ीर आज़म की बिल्ली इलेक्शन कमीशन के हाथों ही थैले से बाहर आएगी। दिल नादा की ख्वाहिश तो बस इतनी थी कि निगरान वज़ीर आज़म का मामला सियासतदानों के हाथों में ही हल होता ताकि नेक नामी होती, लेकिन ऐसा ना हो सका क्योंकि अना परस्तों के हुजूम के हाथों पहला कत्ल हक का होता है और फिर इसी हुजूम से अखलाकियात की नई नई तशरीहात सामने आती हैं। हालांकि शफाफ इंतखाबात के लिए निगरान हुकूमत से ज्यादा किरदार एक आज़ाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन का हुआ करता है, और मौजूदा इलेक्शन कमीशन से ज्यादा आज़ाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के नसीब में कभी नहीं हुआ। वो ऐसा खुद मुख्तार कि जो सदर ममलकत की मर्जी के बगैर ज़ाब्ते बना डाले, इलेक्शन शेड्यूल जारी होने से कई माह पहले ही सरकारी भर्तियों पर पाबंदी लगा दे, मुल्क की तारीख की जबरदस्त अदलिया को सहूलत के साथ जवाब दे दे, नहीं जनाब कराची में नई हल्का बंदियां नहीं हो सकती। ऐसे आज़ाद खुद मुख्तार और मुतहरिक इलेक्शन कमीशन के होते हुए निगरान हुकूमत की हैसियत नुमाइशी हुकूमत से ज्यादा नहीं हो सकती। फिर भी अना के असीर ये साबित करने बैठे हैं कि नहीं, फरिश्ते वही हैं जो उनके साथ हैं या जिनके नाम उनकी जुबान अक़दस पर हैं, बाकी सब तो नाउज़ुबिल्लाह जैसे। चलिए जाने दीजिए, बस सवाल कीजिए कि जो मुरब्बत सलूक और इत्तेफाक और मुफाहमत और खैर सगाली के मुजाहरे आईनी तामीम के करते वक्त हुए, वो अब क्यों नहीं। इस पर बात होगी। हमारे साथ हैं मोहतरमा यास्मीन रहमान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा। यास्मीन साहिबा, पहले बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई स्टूडियो में। कि अना का मसला क्यों बन गया है? मसलन नासिर असलम जाहिद साहब का नाम अगर ले लें, उनके बहनोई के कत्ल के इल्ज़ाम अगर लगते हैं सदर साहब पर, तो उसमें नासिर असलम जाहिद साहब का तो कोई कसूर नहीं, उनको तो मान लिया जाए। नहीं, देखें, पहले तो जो आपने इंट्रो में ये कहा कि काश ये सियासतदानों के हाथों ही होता, तो पार्लिमानी कमेटी भी सियासतदानों पे मुश्तमिल है। अभी भी ये सियासतदानों के पास ही गई है, बॉल जो है वो सियासतदानों के कोर्ट में है और इंशाल्लाह वहाँ पे ये मामला हल होता हुआ नजर आएगा। वो अपने लीडर्स के बगैर तो मामला हल करेंगे नहीं, उनसे तो हो नहीं सका, तो आगे कैसे करेंगे? 3 दिन में पार्लियामेंट बहुत खुद मुख्तार रही पिछले 5 साल में, बहुत। अगर आप माजी की पार्लियामान से इनको कभी वक्त निकालें और इनका तकाबला करें, पार्लियामान ने बहुत से फैसले अपने ओन पे लिए और तमाम पार्टीज की मुशावरत के साथ लिए जो पार्लियामान में बैठी हैं, चाहे वो अपोजिशन में भी बैठी हों। बहुत बड़े बड़े काम हुए इस पार्लियामान में, अपोजिशन की
मशावरत और सबके साथ मिल के बैठने से। दूसरा आपने कहा कि जी सदर पाकिस्तान के हवाले से कि उन पे एक इल्ज़ाम जो कि मैं समझती हूँ कि फ्रिवलेस इल्ज़ाम था वो लगाया गया, तो देखिए वो फिर एक न्यूट्रलिटी जो है, इम्पार्शियलिटी जो है वो नहीं रह जाती, क्योंकि एक पार्टी के सरबराह और सदर पाकिस्तान जो इस वक्त हों उन पे वो गलत इल्ज़ाम सही, लेकिन उन्होंने एक उनकी फैमिली की तरफ से एक नाम गलत लिया गया और शक व शुबा का इज़हार किया गया। तो मैं समझती हूँ उनके किरदार पे हम नहीं कोई बात करते, वो अच्छे हैं, बहुत बाकिरदार हैं, लेकिन इम्पार्शियलिटी जो है वो पहली शर्त होनी चाहिए किसी भी के अब इस वक्त केयर टेकर सेटअप की, क्योंकि न्यूट्रल इम्पार्शियल इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन तभी होंगे कि जो ऐसा नाम हो जिसके बारे में ये ना हो वो किसी के खिलाफ भी जा सकता है या किसी के हक में भी जा सकता है। तो हर नाम पर इतराजात हमें नजर आते हैं। इशरत हुसैन साहब गवर्नर स्टेट बैंक रहे, उनके बारे में भी फिर यही कहा जाता है कि मुशर्रफ दौर में वो लगे, यानी कोई नाम ऐसा नहीं बचेगा हमारे सामने, और वही हुआ कि कोई नाम नहीं जिसकी किसी ना किसी के साथ एफिलिएशन हो, कोई रिश्ता तो आएगा नहीं। दौर में तो बहुत से लोग रहे और वो जो अब डिफरेंट जमातों में शामिल हैं, मुस्लिम लीग एन में खुद शामिल हैं, काफ में शामिल हैं, पीपल्स पार्टी में मैं नहीं समझती कोई इतने लोग हैं, तो वो तो उधर तो वो एक्सेप्टेबल है अगर वो अब जमातें ज्वाइन कर लेते हैं। तो अगर वो केयर टेकर के लिए आते हैं और अगर वो न्यूट्रल हैं, मुशर्रफ का लेबल हटा दें, वो तो चला गया, मुल्क से चले गए, ख़त्म हो गई कहानी। अगर न्यूट्रलिटी है, इम्पार्शियलिटी है और कैपेबिलिटी है कि एक फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को कर सके, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ हैं, तो मैं नहीं समझती कि फिर कोई ऐसी बात होती है जो पहले हमने बात की जज साहब के हवाले से, उसमें एक फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है कि उन्होंने इल्ज़ाम एक लगाया था, इसलिए वो उसको इम्पार्शियल आप नहीं कह सकते, इसलिए पे वो तो आप नहीं आएंगे। अब ये मामला उससे आगे निकल गया, ऑपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म से पार्लिमानी कमेटी क्या कर लेगी? दो नाम अब जाएंगे दोनों तरफ से, वो किस तरह से मामला हल कर सकेंगे? ये तो वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास मामला जा रहा है, इसका इशारा चौधरी निसार आज भी दे चुके हैं। इलेक्शन कमीशन जो डिसाइड करेगा, आपका ख्याल है फिर वो इन्हीं में से होगा, फिर वो तो कबूल होगा जो इलेक्शन कमीशन कर दे, लेकिन उससे पहले खुद से सियासतदानों ने वो फाहम तफहीम नहीं दिखानी जो पहले दिखाई थी तरामीम में। देखिए, मुझे बहुत यकीन है पार्लिमानी कमेटी पे, उसमें बहुत मंजे हुए सियासतदान, हमारे खुर्शीद शाह साहब जैसे, नाइक साहब जैसे, चौधरी शुजात जैसे, और दूसरा ANP के गुलाम बलौर साहब, उधर से साद रफीक और महताब अब्बासी साहब, इन्होंने पार्लियामान में एक नई रवायतें कायम की हैं और उसमें इलेक्शन कमिश्नर का तैनाती इटसेल्फ जो है वो भी उस वक्त एक मसला लग रहा था कि ये भी पता नहीं क्या होगा, ये नहीं होगा, हुकूमत नहीं कोई ऐसा शख्स लाएगी जो न्यूट्रल और जिस पे सबको एग्रीड हो। तो ऐसा नाम आया और बहुत अच्छे तरीके से काबिल कबूल हुआ। तो एक प्रेसिडेंट है, आपके पास एक प्रेसिडेंट है। मैं समझती हूँ पार्लियामानी कमेटियों ने इन 5 सालों में जिस तरह अबव पार्टी लाइन्स मुल्क के मफाद में काम किया है वो काबिल मिसाल है। आखिरी सवाल आपसे, इलेक्शन कमीशन जो है इतना गैर जानिबदार में नजर आ रहा है, आजाद और खुद मुख्तार नजर आ रहा है, उसके होते हुए निगरान हुकूमत पर इतनी बहस, निगरान वज़ीर आज़म पर इतनी बहस की जरूरत आखिर क्या है? नहीं, देखें, मैं समझती हूँ कि आप ठीक कह रहे हैं कि आइडियल सिचुएशन जमहूरियत, कोई जमहूरी जो इस्टेब्लिश्ड जमहूरियतें हैं, बहुत वक्त जिनको गुजर गया है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड जमहूरियतें, वहाँ तो इलेक्शन कमीशन सीधा वो इलेक्शन की तरफ चल पड़ता है। ये पहली बार हुआ है कि हम एक केयर टेकर सेटअप मशावरत के साथ कर रहे हैं, लगा रहे हैं, वरना तो मादी में तो एक डिक्टेटर ने एक नाम दिया या एक प्राइम मिनिस्टर ने एक नाम दिया, बस जी वो केयर टेकर सेटअप वही लग गया, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन नेक्स्ट स्टेप शुड बी आइडियल सिचुएशन, बेहतर सिचुएशन आइंदा के लिए वही होगी इंशाल्लाह कि या अभी तो पार्लियामानी कमेटी नाम डिसाइड करे और आइंदा 5 साल पूरे होने के बाद हम उम्मीद करें कि हम इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद से केयर टेकर सेटअप की जगह खुद काम करे और फौरी तौर पे ऐसा हो जाए तो बड़ा आइडियल होगा। बहुत शुक्रिया यास्मीन रहमान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ ही। उनका ख्याल है कि पार्लियामानी कमेटी खुश उसलूबी से कोई ना कोई नाम डिसाइड कर लेगी, लेकिन ऐसा होता मुश्किल नजर आता है। वाज़ेह इशारे हैं कि अब इलेक्शन कमीशन ही ये काम भी सर अंजाम देगा। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद स्टोरी के साथ मिलेंगे वो ये रही। खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध के निगरान वज़ीर आला पर इत्तिफाक, मगर नाक़िद कहते हैं कि मुकमुका है, अल्लाह ही जाने। ऐवान सदर के गिर्द पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिसार खत्म हो चुका है। कल 5 साल बाद हुकूमत के बगैर पीपल्स पार्टी का पहला दिन था। कल ही लाहौर हाई कोर्ट ने सदर मुमलिकत के 2 ओहदों से मुतल्लिक 2 टोक कह दिया है कि 29 मार्च तक अगर सदर मुमलिकत ने सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना ना छोड़ा तो अदालत अपना फैसला सुना देगी।
कल ही इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत के दस्ते रास डॉक्टर कयूम सुमरो को असासे जाहिर न करने और नॉन टेक्नोक्रेट कहकर उनके सेनेटर मुंतखब होने के इक़दाम को कलअदम कर दिया। कल ही रहमान मलिक के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद कर दी और अब वो शायद ना तो सदर मुमलिकत के मुशीर या मुआविन बन सकें और ना ही बैरून मुल्क सफर कर सकें। इसी तरह कल ही सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की तरफ से गुज़श्ता चंद रोज में की जाने वाली तकर्रियों, तबादलों, अलॉटमेंट्स और दीगर कारोबार हुकूमत का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। और आज जहां इलेक्शन कमीशन ने नाहिद खान और गुलजार भुट्टो की वजह से पीपल्स पार्टी को तीर का निशान अलॉट नहीं किया, वहीं पीपल्स पार्टी की आखिरी इत्तेहादी यानी मुस्लिम लीग काफ भी इससे नाराज हो गई है। आज पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान पंजाब के गवर्नर हाउस में सीट एडजस्टमेंट के लिए मुज़ाकरात होना थे। कमर ज़मान कायरा, नजर मोहम्मद गोंदल, मंजूर भट्टू और राना फारूक सईद, चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात और उनके साथियों के मुंतजिर थे कि राजा बिशारत गवर्नर हाउस के बाहर आए, मीडिया पर पीपल्स पार्टी से नाराजगी का ऐलान किया और कहा कि पीपल्स पार्टी उनकी जमात में तोड़ फोड़ कर रही है। उनका इशारा अपने रुकन और साबिक वफाकी वजीर सरदार बहादुर की तरफ था जो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। यूं लग रहा है कि जैसे पीपल्स पार्टी के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और कोई खेलने वाला अपना खेल खेल रहा है। मुस्लिम लीग काफ पीपल्स पार्टी की आखिरी इत्तेहादी थी जो आज उसका साथ छोड़ गई। एक और इत्तेहादी एमक्यूएम थी जो हुकूमत के साथ नहीं रही, वो सिंध में हिज़्ब इख्तिलाफ के बेंचों पर है। अगली स्टोरी इसी से मुतल्लिक है। जमहूरी अमल का हुस्न चार सू बिखर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील हो गई, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। कल निगरान वज़ीर आला भी अपने ओहदे का हलफ उठा लेंगे। इधर सिंध में भी निगरान सेटअप की नैया पार लग रही है। वज़ीर आला सिंध ने असेंबली की तहलील के लिए असम्बली गवर्नर सिंध को भिजवा दी और किसी भी वक्त इसकी तहलील का नोटिफिकेशन जारी होगा। सिंध में हुकूमत और इसकी पुरानी इत्तेहादी एमक्यूएम जो इस वक्त अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है, दोनों निगरान वज़ीर आला के लिए जस्टिस रिटायर्ड जाहिद कुर्बान अलवी के नाम पर मुत्तफिक हो गई हैं। 20 अगस्त 2003 को सिंध हाई कोर्ट से रिटायर होने के बाद जाहिद कुर्बान अलवी मुतअद्दिद ट्रिब्यूनल्स के सरबराह रहे। कराची से ताल्लुक रखने वाले जाहिद कुर्बान अलवी की शोहरत यह है कि वो किसी के ना होते हुए भी सबके साथ होते हैं। वाकिफाने हाल इन्हें यस मैन कहते हैं। शायद इसीलिए बल्दिया टाउन हो या फिर तोरी बंद, सैलाब पर मर्जी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए हुकूमत को इनसे बेहतर आदमी नहीं मिला। जस्ट रिटायर्ड जाहिद कुर्बान अलवी के नाम पर पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के इत्तेफाक को नाक़िदीन नूरा कुश्ती या मुकमुका का नतीजा करार दे रहे हैं। ये बात 5 साल हुकूमत की इत्तेहादी रहने वाली एमक्यूएम के आखिरी वक्त में अपोजिशन में बैठने से कुछ गलत भी नहीं लगती। अपोजिशन लीडर चौधरी निसार ने तो यहां तक कह दिया है कि बलोचिस्तान और सिंध में होने वाली सियासत जमहूरियत के माथे पर बदनुमा धब्बा है। सवाल यह भी आम है कि एमक्यूएम कराची की बड़ी जमात है। कराची को अमन इसके हुकूमत में होने से नसीब हुआ, न अपोजिशन में बैठने से। क्या पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के इत्तेफाक राय से आने वाली निगरान हुकूमत कायम कर पाएगी? ये जानते हैं एमक्यूएम के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन से। कराची से हमारे साथ हैं ख्वाजा साहब। चौधरी निसार ने बड़े संगीन इल्जामात लगाए हैं। उनका कहना है कि सिंध में जो कुछ हुआ, अपोजिशन का मैंडेट जो है वो छीना गया और उनका कहना है कि जमहूरियत के नाम पर यह धब्बा है सब कुछ। चौधरी निसार अली साहब ने इससे पहले कभी कोई ढंग की बात की हो तो उसका जवाब भी दिया जाए। और ख़ुद वो बलूचिस्तान हुकूमत में चंद घंटे पहले पूरे अपोजिशन बन जाते हैं तो उस पर उनको कोई शर्मिंदगी कोई नहीं होती, ना ही अपनी कोई बात करते हैं। 5 साल उनका जो एक मेंबर है वो पूरा वजारत में रहा, बलूचिस्तान हुकूमत के मज़े लूटते रहे और बलूचिस्तान को आइसोलेशन का शिकार कराने में जितना नून लीग के इस तरह के रहनुमाओं का किरदार रहा है, मैं समझता हूँ आज बलूचिस्तान की वो कैफियत इनकी वजह से है। और आज जो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद है वो शायद वही शोरिश और इस किस्म की इनकी सोच है। और जहाँ तक बात कर रहे हैं सिंध की, तो देखिए चौधरी निसार साहब की ज़ाती ख्वाहिशात और वसीयतों के ऊपर तो पाकिस्तान नहीं चलेगा ना। इनके तो हमने तो खुद ये देखा है कि जनाब यूनानी मसली आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर आते हैं, फिर असेंबली में खड़े होकर उसी को धमका भी देते हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसको तड़ियाँ भी लगा देते हैं कि तुमने डिग्रियाँ वेरीफाई कराई तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। खुद ही सब बनाते हैं, सुबह खुद ही, फिर उसके बाद मुकर जाते हैं, अदम एतमाद का इजहार करते हैं। तो चौधरी साहब की बात पे कमेंट करना, मेरा ख्याल है उनकी ज़ाती ख्वाहिश पे कमेंट करना होगा। अच्छा, आप आइन की बात करें, आप जमहूरियत की बात करें, लॉस की बात करें, रूल्स ऑफ बिजनेस की बात करें जो पाकिस्तान में। निगरान वज़ीर आला पर आते हैं, जस्टिस रिटायर्ड जाहिद कुर्बान अलवी, इन पर मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक हो गया है या अभी कुछ होना बाकी है? देखिए, उसमें जितने भी नाम थे जो आपके सामने हैं, उसमें उन तमाम नामों पे, हर नाम पे अलग-अलग गुफ्तगू हुई है और हर नाम के ऊपर हमने
और पीपल्स पार्टी ने जो कानूनी तौर पर अपनी जो है वो रिमार्क्स हमने दे दी हैं। अब वज़ीर आला सिंध जो है वो अपनी पार्टी की लीडरशिप से उस पर मशावरत करने गए हैं, लेकिन क्योंकि वो जाने से पहले समरी गवर्नर साहब को दे गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये मामला बहुत करीब है और ये बिल्कुल हल पजीर है। और इसमें कोई जो आपने कहा ना कि मुकमुका और चौधरी साहब का नज़रिया, तो जनाब ये सुबह सिंध में ऐसी कोई डील नहीं हो रही जो बाकी सुबह पंजाब में हो रही है कि विफाक में हमारे नाम पे इत्तेफाक कर लो या विफाक पे हम आपके नाम पे इत्तेफाक कर लें और हमें सूबे में चीफ मिनिस्टर दे दो। तो ऐसी कोई साजिश सिंध में नहीं है। ये पंजाब में ज़रूर है, वहाँ ब्लैकमेलिंग हो रही है, वहाँ पे एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिस हो रही है पीपल्स पार्टी के साथ कि हम आपके उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे, आप केयरटेकर चीफ मिनिस्टर हमें देते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं। नुमाइंदगी आप चाहेंगे निगरान सेटअप में एमक्यूएम की नुमाइंदगी हो? 50% कहा जा रहा है कि आप चाह रहे हैं नुमाइंदगी होनी चाहिए। देखिए ये भी एक थ्योरी है और ये हमेशा थ्योरी आ जाती है। इसमें देखिए गुजारिश है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो बाइख्तियार होगा अपनी कैबिनेट चुनने के लिए, और अगर उस चीफ मिनिस्टर ने सियासी जमातों से नाम मांगे, जो सिंध में जितनी भी सियासी जमातें, तो उसमें एमक्यूएम भी यकीनन अगर उसकी डिस्क्रिप्शन पर है तो फिर हम भी अपने नाम उनको देंगे, अच्छे न्यूट्रल लोगों को देंगे कि भाई ये न्यूट्रल लोग हैं। और आज भी जितने नाम आए हैं, चाहे वो नासिर असलम जाहिद साहब का हो, डॉक्टर इशरत हुसैन का हो, आप देख लें हमने एक मायनाज, बाकिरदार और न्यूट्रल लोगों के हमने नाम दिए। तो अगर वो चाहेंगे तो हम जरूर उनकी मावनत करें। सबसे बड़ा चैलेंज निगरान हुकूमत के लिए अमन अमान का होगा। कल सिब्ते जाफर का कत्ल हुआ, आज असद उस्मान डॉक्टर हैं, वो मारे जाते हैं, धमाका होता है। आप हुकूमत में थे, अब आप अपोजिशन में हैं, हालात बेहतर नहीं हो सके, निगरान हुकूमत कर सकेगी? अभी 1 घंटे पहले हमारे केसी के डिप्टी जनरल मैनेजर फरहान खलील साहब की कार में बम ब्लास्ट हुआ है जी। और अब ये आपने जहाँ तक बात देखा तो देखें इसमें उसामा, अब हुकूमत का काम तो बड़ा सानवी से रह गया है। अब ये तो रियासती इदारे और रियासती जो स्टेक होल्डर्स हैं, अब तो वो सवालिया निशान बन गए। अब पाकिस्तान की सूरत हाल सियासी सलाह मशवरे या सियासी इक़दामात से ये अमन अमान की सूरत हाल नहीं ठीक होनी, इसको तो रियासत में एक्शन में आना। ये तो बिल्कुल उसी तरह हो गया जैसे बैरूत की सूरत हाल है या नाइजीरिया की सूरत हाल है। और ये हमारे इदारों को, चाहे वो कराची में हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो या सूबे पंजाब के अंदर जो बेइंतहा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की बदतरीन सूरत हाल है। बदकिस्मती से पता नहीं क्या बात है कि मीडिया ना उन फिगर्स को शेयर करता है, ना उस पर टॉक शो करता है, ना मैंने कभी आपको टॉक शो करते देखा। मेरे पास वो फिगर्स मौजूद हैं। पाकिस्तानी कहीं भी शहीद हो और दहशतगर्दी का वाक़या पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो, उसकी जिम्मेदारी इदारों पर होती है, सियासी जमातों पर नहीं होती। जो खास तौर पर मुंतखब सियासी जमातें, या तो उन सियासी जमातों पर जिम्मेदारी लगाएं जो पाकिस्तान के आइन को तोड़ने वाले, पाकिस्तान के पार्लियामेंट को ना मानने वालों की सपोर्ट करती हो, तो या तो उन पे इल्ज़ाम लगाएं। ना आप उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, ना आप रियासत को कुछ कहते हैं, आपको मिल जाती हैं सियासी जमातें, और वो भी मिल जाती है पूरे पाकिस्तान में। कराची हुकूमत तो जिम्मेदार होती है, वो सियासी जमातें मिलकर बनाती हैं। कराची में जी मैंने कहा सियासी जमातें ही हुकूमत बनाती हैं मिलकर, और हुकूमत की जिम्मेदारी होती है अमन अमान कायम रखना। जी हाँ, सियासी जमातें हुकूमत बनाती हैं और सियासी जमातें पुलिस के साथ जो है ना जराइम को कंट्रोल करती हैं। और वो जो जराइम होते हैं वो स्ट्रीट क्राइम होते हैं, वो चोरी डकैतियाँ होती हैं। लेकिन जब दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी का जो अफरीत होता है ना, जब आप क्रिकेट की बॉलों में बम मिल रहे हो, गाड़ियों में बम मिल रहे हो, आपके इदारों पर हमले हो रहे हो, आपके GHQs पे हमले हो रहे हो, तो फिर वो वहाँ पर सियासी जमातों से ज़्यादा इदारों का और रियासत का रोल आ जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा इज़हारुल हसन, जिनका कहना है एमक्यूएम के रहनुमा है, और वो कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत से ज्यादा काम कानून नाफिज करने वाले इदारों का होगा कि अमन अमान को बरकरार रखे। देखते हैं, ये बड़ा इम्तिहान है इलेक्शंस में अमन अमान को बरकरार रखना, किस तरह निगरान हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे इसमें पूरा उतरने की कोशिश करते हैं। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद जिस स्टोरी के साथ मिलेंगे वो ये रहे। कराची की नई हल्का बंदियों की ख्वाहिश जमात इस्लामी के गले पड़ गई। यूं न था, मैंने फकत चाहा था कि यूं हो जाए। कराची की इंतखाबी फहरिस्तों की तस्दीक का मुतालबा लिए जमात इस्लामी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मुतालबे पर दूसरी सियासी जमातों ने भी लब्बैक कहा। कहा गया कि कराची में खौफ का राज है, ऐसे में शफाफ इंतखाबात
कैसे हो सकते हैं? एक सियासी जमात बंदूक के जोर पर वोट डलवाती है और दूसरों को मैदान से निकलना पड़ता है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कराची बदअमनी केस की समाअत के दौरान नवंबर 2012 में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कराची में नई हल्का बंदियों पर लाएअमल तय करके 3 दिन में अदालत को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया और हिदायत की कि कराची में इंतखाबी हल्कों की असर-ए-नौ हदबंदी इस तरह की जाए कि किसी एक ग्रुप या सियासी जमात की जारदारी कायम ना हो। एमक्यूएम ने सारे अमल को अपने वोट बैंक पर शब खून मारने के मुतरादिफ करार दिया, जबकि दूसरी तरफ जमात इस्लामी, नून लीग, पीटीआई और दूसरी सियासी जमातों को इस सारे अमल की शफाफियत पर तहफ्फुजात रहे, जिसका इजहार उन्होंने कराची प्रेस क्लब के बाहर धरनों ट्रेन मार्च की सूरत किया। लेकिन लगता है न धरने काम आए और ना ही ट्रेन मार्च, और ये सारा मामला अब जमात इस्लामी के गले पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिंध सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने तजवीज पेश की है कि इंतखाबी शेड्यूल से पहले कराची में नई इंतखाबी हल्का बंदियों की बजाय कौमी असम्बली के 3 और सूबाई असम्बली के 8 हल्कों की हुदूद में तब्दीली की जाए। जिन हल्कों की हुदूद में तब्दीली की सिफारिश की गई है उनमें कौमी असम्बली के हल्के 239, 250 और 254 शामिल हैं, जबकि सूबाई असम्बली के हल्कों 901, 112, 13, 14, 15, 16 और 124 की हुदूद में तब्दीली की सिफारिश की गई है। सिंध इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि नई हल्का बंदियां उसी सूरत हो सकती हैं जब नई मर्दमशुमारी हो या पार्लियामेंट की जानिब से असम्बली की नशिस्तों में रद्दबदल किया जाए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कराची की 3 बड़ी पार्टियों ने हल्का बंदियों से मुतालिक अपनी तजावीज पेश नहीं की। इन तजावीज पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी के रहनुमा इंजीनियर नईमुर रहमान। इंजीनियर नईमुर रहमान साहब, आपको मंजूर है अगर इन जिसमें कहा गया है सिंध इलेक्शन कमीशन की जानिब से इन हल्कों में हुदूद बंदी में तब्दीली की जाए, आप मानेंगे इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने तो अपनी तजावीज़ पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन को भी दी हैं और एक बार नहीं कई बार दी हैं, और हम उन्हीं तजावीज़ के मुताबिक अपनी जो तजावीज़ दी हैं उसके मुताबिक चाहते हैं कि अमल किया जाए। और भी दीगर जमातों ने तजावीज़ दी होंगी और ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो गैर जानिबदार होकर इस पूरी तरह तजावीज़ को देखें और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसकी रूह के मुताबिक नई हल्काबंदी करें। और ये बात जो उन्होंने आज कही है कि ये इसमें जो है वो मर्दमशुमारी के बगैर नहीं हो सकती, ये बात पहले भी 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट में कह चुके हैं और डांट खा चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से उन्होंने यही रिपोर्ट दाखिल करा दी है। मेरा ख्याल है कि सिंध का जो इलेक्शन कमीशन है, हम पहले भी कहते रहे कि चूंकि वो यरगमाल है और यहाँ पर जिस तरह आपने भी अपने इंट्रो में बात कही है कि एक अमल दखल है यहाँ पर एक ऐसी सियासी दहशतगर्दी कायम करने का कि जिसके नतीजे में ये लोग खौफ का शिकार होते हैं और रिपोर्टें भी उसी तरह की पेश करते हैं जिस तरह इनसे पेश करवाई जाती हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट एक मरतबा फिर इनको दुरुस्त रास्ता दिखाएगा। और अब ये बार बार टालने के नतीजे में जो ये वक्त पास कर रहे हैं ताकि बिल्कुल जब इलेक्शन सर पे आ जाए तो ये कह दें कि यार इलेक्शन अब तो बिल्कुल करीब आ गए, लिहाजा हम ये काम नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को इससे बाज आ जाना चाहिए और खास तौर पर जो सूबाई इलेक्शन कमीशन है उसको किसी भी जमात के जेर असर आने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह के मुताबिक काम करना चाहिए। जमात इस्लामी ने जो जिद्दोजहद की है वो कराची के अवाम के हुकूक के लिए की है। कराची के अवाम को उनका आईनी हक यानी वोट देने का हक मिलना चाहिए। कराची के अवाम की जो वोटर लिस्ट है, पहले आपके कहने में सूबाई इलेक्शन कमीशन चेंज हुआ, अब फिर आप जो वो डिसीजन ले रहा है 3 कौमी असम्बली के हल्के हैं जहां कहते हैं हदूद में तब्दीली की जाए और 8 सूबाई असम्बली के, उस पर भी आपको तहफ्फुज़ात हैं? नहीं, देखिए हमने अभी तो मेरे सामने वो तब्दीलियां नहीं है कि जो उन्होंने पेश की हैं, लेकिन इस तरह से सिर्फ जुज़वी तौर पर कोई जमा तफरीक करने के नतीजे में जान छुड़ाने वाली बात नहीं है। असल में तो उनका जो जहन है वो तो सामने आ गया जब वो कह रहे हैं कि मर्दमशुमारी के बगैर हल्काबंदी होनी, जबकि कानून में ये बात मौजूद है, एक्ट मौजूद है कि इसमें आप किसी भी वक्त इलेक्शन कमीशन जो है वो हल्काबंदियों के अंदर तब्दीली कर सकता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसी वजह से 2 मरतबा इनको पाबंद किया है और तीसरी मरतबा भी उन्होंने वही रिपोर्ट पेश कर दी है। इसलिए ये लैम एक्सक्यूजेज नहीं चलेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके मुताबिक उन्हें अमल करना पड़ेगा। लेकिन जमात इस्लामी मुकदमा नहीं हारी है। जमात इस्लामी ने जो मुकदमा पूरे पाकिस्तान की आवाम के सामने पेश किया और सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया उसको तमाम लोगों ने पजीराई दी है। लेकिन जो मुकदमा ये है कि कराची जो धरने दिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इलेक्शन कमीशन आज भी अपनी बात पर कायम है, वही रिपोर्ट बार बार पेश की जा रही है। और अगर इलेक्शन इसी तरह हो गए फिर भी आप शिरकत करेंगे, इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, उनको मानेंगे रिजल्ट्स को? देखिए, ये तो वो बहुत सारे मुहावरे उर्दू में मौजूद हैं, बीन बजाना और टेढ़ी की टेढ़ी होना, ये सब चीजें अगर इलेक्शन कमीशन कर रहा है तो सारे मुहावरे उन्हीं पर बैठते हैं। लेकिन असल बात तो ये है कि अगर वोटर लिस्टें दुरुस्त नहीं है तो उनको दुरुस्त होना चाहिए। इसके लिए हमने धरने भी किए हैं, इसके लिए हमने ट्रेन मार्च भी किए हैं, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया है और एक बार नहीं बार बार दिया है।
तो इसलिए ये तो हमारी फतह है कि जो हमें हासिल हुई है, और पूरे दुनिया के सामने ये बात आ गई है कि कराची में वोटर लिस्टें भी दुरुस्त नहीं है, हल्का बंदियां भी दुरुस्त नहीं है, और कराची में दहशतगर्दी और दहशतगर्दों का राज है कि जिनकी वजह से, जिनकी मदद से ये लिस्टें बनती हैं। और जब फौज का कहा गया कि फौज घर घर जाएगी, तो वो भी जो है इलेक्शन कमीशन फौज को घर घर लेकर नहीं गया। तो इसलिए हम मुकदमा हारे नहीं है, बल्कि ये मुकदमा हम जीते हैं। लेकिन उस पर अमल दरामद भी नहीं हो सका। बहुत शुक्रिया नईमुर रहमान साहब, वो पर उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल होगा, लेकिन अब तक हमने ऐसा होता नहीं देखा। और लगता यही है कि बगैर नई हल्का बंदियों के इलेक्शंस होंगे, और कोई माने ना माने इसी तरह से इलेक्शंस होंगे, और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात जो हैं उनको लगता है एक दफा फिर नहीं माना जाएगा। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। सुनामी उठने, मचलने, बिफरने को तैयार, लैपटॉप और मेट्रो बस भी बेनयाम। तहरीक इंसाफ का मुस्लिम लीग नून से कांटे का मुकाबला पंजाब में होगा। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान बदल का नारा लेकर गुज़श्ता 15-16 बरस से मैदान सियासत के पुरखार रास्तों की मुसाफिर है। तहरीक इंसाफ निजाम की बोसीदा दीवारों को गिराने का अज़्म लेकर उतरी है। पीपल्स पार्टी इसकी नजरों में मलून है, तो मुस्लिम लीग नून इससे भी बदतर। हुआ यूं कि मुस्लिम लीग नून निजाम को मुस्तहकम करने के लिए माजी की अपोजिशन का किरदार अदा करने से गुरेजा रही, और इसके नतीजे में खला का पैदा होना फितरी बात थी। इस खला से तहरीक इंसाफ ने भरपूर फायदा उठाया। 30 अक्टूबर 2011 को लाहौर के मीनार पाकिस्तान पर जलसा करके सियासत के मैदान में तूफान बर्पा कर दिया। इस जलसे के बाद बड़ी सियासी शख्सियात ने भी तहरीक इंसाफ का रुख किया। तहरीक इंसाफ एक बार फिर लाहौर में 23 मार्च को जलसा कर रही है। बड़े पैमाने पर इस जलसे की तशरीह मुहिम की जा रही है। यूं कह लीजिए कि सुनामी उठने, मचलने और बिफरने को मचल रही है, और इसके मुखालफिन अभी तक निगरान हुकूमत खेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब के शहरी हलकों में हुई ना हुई एक बराबर। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान पंजाब में घुमसान का रन पड़ने वाला है। उधर सुनामी अंगड़ाइयां ले रही है, इधर लैपटॉप शरारे छोड़ रहा है, और मेट्रो बस अपनी जवानियां लुटा रही है। मुस्लिम लीग नून इस मुकाबले को क्या अहमियत देती है, ये जानेंगे मेट्रो बस सर्विस के रूहे रवां लाहौर की सियासत में परवान चढ़ने वाले जनाब सैयद ज़ईम हुसैन कादरी से। ज़ईम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये आप माने कि पंजाब में सख्त मुकाबला होगा तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान? देखिए सामा, एक तो मैं वाज़ेह तौर पे कह दूं ऑन रिकॉर्ड कि आप देखेंगे कि इलेक्शन में इन जलसों को वोटों में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल काम होगा, और इंशाअल्लाह ये सुनामी चाय के कप के तूफान से ज़्यादा साबित नहीं होगा। जो डिलीवरेंस, जो अवेलेबिलिटी, जो परफॉर्मेंस पंजाब गवर्नमेंट की अवेलेबल रिसोर्सेज में और गिवन सर्कमस्टांसिस में हुई है, और जिस तरह शहबाज मिल्लत ने 21-21 घंटे काम करके वो तब्दीली जिसका नारा पिछले 16 बरस से लगाया जा रहा था, लाकर दिखा दी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब इलेक्शंस होंगे तो वोट लोग इंशाल्लाह ताला PMLN को ही देंगे, और बहुत बड़ा फ़र्क होगा दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ में। एक आदमी जिसने कभी यूनियन काउंसिल नहीं चलाई, और एक परफॉर्मर जिसने इन गिवन सर्कमस्टांसेस में, जब मुखालिफ हुकूमत मरकज़ में बैठी हो, 76 अरब रुपए के मेगा प्रोजेक्ट्स कर दिए हैं, फैसिलिटेट कर दिया लोगों को। ये पैसे किधर से आए? पूरी दुनिया के इदारे कहते हैं कि आज पंजाब में 38% करप्शन कम हुई है जी। 50,000 पीफ स्कॉलर्स, 50,000 वो बच्चे जो स्कूल से ड्रॉप आउट्स थे, 70,000 टीचर्स, 156 नए कॉलेजेस, 4 वुमेन यूनिवर्सिटीज़, 4 मेडिकल कॉलेजेस। उसके अलावा लैपटॉप का मैं जिक्र इसलिए नहीं करता कि वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो ये लोग समझ नहीं पाए। सिर्फ ये कह दें, सिर्फ ये कह दें इमरान खान साहब कि जितनी स्कीम्स हमने शुरू की हैं मेट्रो बस सिस्टम समेत, ये कह दें कि वो गलत हैं और वो आके इनको बंद कर देंगे, तो मैं इनको लीडर मान लूंगा। उनमें इतने गट्स नहीं है। कारकुन जंगला बस सर्विस में मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। 23 मार्च का जलसा जो है वो एक तारीखी जलसा होगा। हम उनको खुशामदेद कहते हैं, और हम चाहते हैं कि ये उनकी भी बस है। आइए, चढ़िए, देखिए, और इंशाल्लाह जो आदमी बस में बैठकर मीनार पाकिस्तान तक पहुंचेगा वो अपनी सोच तब्दील कर चुका होगा उस जलसे के करने वाले। लेकिन ये आप माने 23 मार्च को जलसा होने जा रहा है, जिस तरह वो कह रहे हैं कि नून लीग उसको खराब करने की कोशिश कर रही है, और तारीखी जलसा होगा। खराबी की हमने, हम तो होंगे नहीं तब। मैं आपको भी बता देता हूँ, तब तक आपकी सेटअप होगा। अच्छा, और अभी जो इलेक्शन कमीशन है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ आपके प्रोग्राम के वसातत से कि आप कहाँ सोए हुए हैं।
ये 2 अरब रुपए की कैंपेन जो हो रही है इस जलसे की, वो आके देखिए। वो कहते हैं हमने पूरी मेंटेन रखी हुई है, कहाँ? हम वाहिद पार्टी हैं जो इलेक्शन कमीशन को देते हैं। 2 अरब रुपया एक जलसे पे, लोग तमाम उनके लिए 2 अरब चंदा देते हैं, उसको डोनेशन देते हैं। 2 अरब रुपए एक जलसे पे, तो फिर हमें क्यों मना किया हुआ है? इलेक्शन कमीशन के वर्कर्स जो हैं वो और आपके सपोर्टर जो हैं वो चंदा नहीं दे सकते इलेक्शन में और आपकी कैंपेन नहीं कर सकते? किधर गई वो इलेक्शन कमीशन की बात? जलसे पर लाहौर में 23 2 मार्च अरब का रुपया जलसा, खर्च हो रहा है। 30 अक्टूबर को 2011 को जलसा हुआ, उसके बाद हमने देखा हलचल मच गई, बड़े बड़े नाम आपकी पार्टी के भी हमने देखा, जावेद हाशमी साहब चले गए, उधर से पीपल्स पार्टी के लोग भी चले गए। ये भी जलसा अगर होता है इससे फर्क तो पड़ेगा? मेरा ख्याल है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनरल पाशा के कराए हुए जलसे में और खुद किए हुए जलसे में वो इम्पैक्ट नहीं आ सकता। और आज जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने जा रहा होगा, इलेक्शन का बिगल बच चुका होगा। कल हमने मर्दान में 4 दिन पहले जलसा किया है जी, आधे किलोमीटर का शहर है और वहां पे 1.5 लाख आदमी का जलसा हुआ है, तो हम ये कहते हैं कि हम पूरा पाकिस्तान स्वीप करके ले जाएंगे। नो, इस बार आपने मान लिया कि इस दफा कोई जर्नैल नहीं है इनके पीछे जी, इस दफा कोई जर्नैल आप पीछे नहीं। देखिए मैं तो कह रहा हूं कि वाकई अगर 80,000 लोग आएंगे वहां पे जिन्होंने जो इनके ओहदेदार हैं, तो क्या 80,000 8 सीटें जीतने की भी कैपेसिटी रखते हैं? तो नहीं रखते। वो तो सिर्फ ओहदेदार है, पीछे तो और लोग हाँ, तो वो अच्छा, पीछे वाले कौन है? इलेक्शन कमीशन से आपने मुतालबा किया है कि वो नोटिस ले इस बात का, तो 2 अरब रुपया क्यों ये दोहरे मैयार आपको क्यों नजर आते इलेक्शन कमीशन के? आपको तो बड़ा उस पर इत्मीनाद है इलेक्शन हमें अभी भी इत्मीनाद है और हमें यकीन है कि वो इस पे नोटिस लेंगे इंशाल्लाह ताला। 23 मार्च के जलसे से आप क्या समझते हैं? लोग तो इकट्ठे होंगे लेकिन वी आर नॉट बॉदर्ड। हमें अभी तक इस पर डिस्कशन भी नहीं की। उनका राइट है जलसा करना, वो आए जहां मर्जी जलसा करें। इलेक्शन कैंपेन का जो है वो इजरा हो चुका हुआ है, हर एक को हक है, हम भी करेंगे वो भी करें। बात तब पता लगेगी कि इन जलसों को वोट में कन्वर्ट करने की अहलियत और हिम्मत कौन रखता है। इस सब के बावजूद ये बात तय अपना इंशाल्लाह 8 या 9 मई की रात को 1 बजे के बाद पता चलेगी। इस सब के बावजूद परवेज रशीद साहब हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए जो नाम पीपल्स पार्टी की तरफ से हैं, तहरीक इंसाफ से मुशावरत की जाएगी। वो अमल कहां तक बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, आज भी अभी आपके प्रोग्राम में एक साहब कराची से बैठे हुए पंजाब की बात कर रहे थे। पंजाब को गाली देने का एक फैशन सा बन गया हुआ है। जो फ्रॉड जमहूरियत के नाम पर ऑपोजिशन में एमक्यूएम ने जाके किया है सिंध में और एक अपनी मर्जी का वजीर आला ले आए हैं, हम फिर भी कहते हैं कि नहीं, इस पे उनका आईनी हक है ना? नहीं, नहीं जो मर्जी ये नहीं था कि वो रात को चाहे 2 दिन 4 साल 11 माह 9 दिन ऑपोजिशन में रहने के बाद वो जाकर ऑपोजिशन लीडर बन जाए हुकूमत में रहने के बाद और ऑपोजिशन लीडर और अपनी मर्जी का इंटरम सेटअप ले। हम फिर भी कहते हैं कि अल्लाह करे कि वो शख्स जो आया है वो एक बेहतरीन आदमी और होगा। हम भी यही कह रहे हैं कि हमने आज तहरीक इंसाफ के पास किए हुए वो नाम, यानी कि नासिर असलम जायद साहब का नाम और पलीजो साहब का नाम, जिन पे एग्री किया था तहरीक इंसाफ ने और उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने जो असेंबली से बाहर है, उन्हीं 2 नामों पर बहस होगी। निसार अली खान साहब ऑन रिकॉर्ड है इस पे, मुझे ये आज कह दिया है कि वही 2 नाम डिस्कस होंगे। और आज निसार अली खान साहब ने जो क्लैरिफाई किया है कराची में होने वाले उस फ्रॉड को और पीपल्स पार्टी की उस ड्रामाबाजी को और उस डील करने की कोशिश को, कि वो हमसे ये डील करने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में आप अपना वजीर आला ले आइए और मरकज में हमारा आदमी आने दीजिए। आपने नहीं माना। उसको अच्छा, पार्लियामानी कमेटी में मामला है ये तो माने पीपल्स पार्टी ने अपने इत्तेहादियों को साथ रखा। चौधरी शुजात साहब का नाम है पार्लियामानी कमेटी में और इसके साथ साथ नामी नेशनल पार्टी के भी रहनुमा वहां पर हमें नजर आएंगे, गुलाम अहमद बिलोर साहब। आपने अपने ही नाम दिए, चारों लोग मुस्लिम लीग नून के ही। फजल रहमान साहब कहां गए, बाकी लोग कहां गए ऑपोजिशन के? इसलिए कि एमक्यूएम को तो हम माजरत के साथ वाज़ेह तौर पे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि हम उनको अपोजिशन नहीं मानते। फजल रहमान साहब का मसला है कि उन्होंने इन 3 नामों पे बिल्कुल बाकायदा कैटेगोरिकली हमसे एग्रीमेंट किया था, उसमें से 2 नाम हमने दे दिए, तो उनका एग्रीमेंट ऑलरेडी मौजूद है। देखते हैं आप पार्लियामेंट कमेटी में क्या होता है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने 3 लोगों के नाम दूसरी पार्टियों के इसलिए दिए हैं क्योंकि ये उनके इलेक्शन में भी इत्तेहादी। चलिए देखते हैं कि इलेक्शंस में क्या होता है। हमारे साथ ज़हीम कादरी थे, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। उनका ख्याल है कि ज्यादा वोट नहीं ले सकेंगे इतने बड़े जलसे के बावजूद तहरीक इंसाफ वाले। देखते हैं इलेक्शंस में पता लग जाएगा क्या होने जा रहा है। हमारी आखिरी स्टोरी, लाल मस्जिद से उठने वाली चीखों को कोई नहीं भूला। लाल मस्जिद में लगाई जाने वाली आग में जलने वाली लाशें खाक हो गई, मगर वो लाशें सवाल करती हैं। लाल मस्जिद से उठने वाली चीखें इस्लामाबाद की फजाओं में मुअल्लिक हैं, जिसके बारे में साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज ने लाल मस्जिद जुडिशल इंक्वायरी ट्रिब्यूनल के रूबरू वीडियो लिंक के जरिए बयान कलमबंद करवाया है, जिसमें उनका मौक़िफ़ है कि लाल मस्जिद ऑपरेशन मिलिट्री अथॉरिटी ने किया, सिविल इंतजामिया नाकाम हो चुकी थी। परवेज मुशर्रफ 24 मार्च को पाकिस्तान आने का कह रहे हैं। बिस्मिल्लाह, खुशामदीद।
इनका एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने के लिए दस्तूर के सिपाही हों या ना हो, जो परवेज मुशर्रफ के हाथों ताराज हुआ, उनका इस्तकबाल करने वालों में अदालत का वो फैसला हो या ना हो जिसमें उन्हें गासिब करार दिया गया, लेकिन उनका इस्तकबाल लाल मस्जिद से उठने वाली दिल फिगार, दिल दोज कर्बनाक चीखें जरूर करेंगी। उनका इस्तकबाल कोई और करे ना करे, नवाब अकबर बुगटी की लाश जरूर करेगी। माओ की वो ममताएं जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उजड़ गई, इस्तकबाल करेंगी। ये धरती उनसे इंतकाम लेगी जिसको उन्होंने अमेरिका के आगे रहन रख दिया। गर्ज अगर निगरान हुकूमत पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की बजाय कानून की पाबंद हुई तो परवेज मुशर्रफ एयरपोर्ट से सीधा जेल जाएंगे। वेलकम टू जनरल परवेज मुशर्रफ। आज के लिए बस इतना ही। मोहम्मद उसामा गाजी को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह।